आज हम मानव भूगोल के मूल सिद्धांतों के अंतर्गत तीसरे सिद्धांत की चर्चा करेंगे, जिसे वातावरण समायोजन सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ एनवायरनमेंट एडजस्टमेंट कहते हैं। जैसे कि हम पहले दो सिद्धांत पढ़ चुके हैं, जिसमें पार्थिव एकता का सिद्धांत और परिवर्तनशीलता का सिद्धांत है। आज हम तीसरा सिद्धांत वातावरण समायोजन का सिद्धांत के बारे में जानेंगे, जो कि मानव भूगोल में बहुत ही प्रमुखता रखता है। वातावरण समायोजन सिद्धांत एक नवीन सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया गया। भौगोलिक दशाएं मानव क्रियाओं पर प्रभाव डालती हैं और मानव अपनी आवश्यकता, क्षमता तथा रुचि के आधार पर प्राकृतिक वातावरण की सीमाओं के अंतर्गत ही वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। कहीं अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उनके साथ सहयोग करता है, तो कभी अपनी शक्ति एवं रुचि के अनुसार वातावरण में परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल बनाता है। इसी को वातावरण समायोजन कहते हैं। भारतीय समाजशास्त्री डॉक्टर राधाकमल मुखर्जी ने भी पर्यावरण समायोजन सिद्धांत को स्वीकार किया था और उनके विचार से मानव और पर्यावरण दोनों ही मिलकर संतुलन स्थापित करते हैं। पर्यावरण यानी वातावरण दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक वातावरण और सांस्कृतिक वातावरण। प्राकृतिक वातावरण के अंतर्गत स्थिति, भूमि की बनावट, जलवायु, मिट्टियां, खनिज पदार्थ, वनस्पति, जीव जंतु और जल राशियां प्रमुख रूप से आती हैं। सांस्कृतिक वातावरण के अंतर्गत मानव द्वारा निर्मित विभिन्न भूदृश्यों का उल्लेख किया जाता है, जैसे मानवीय अधिवास, आवागमन के साधन, सिंचाई के साधन, परिवहन एवं संचार, वाहन के साधन, उद्योग, संस्थान, बैंक, बीमा संस्थान आदि इसी के अंग है। प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण के तत्वों की क्रियाएं मनुष्यों के शरीर, स्वास्थ्य और जीवन के कार्यों पर होती हैं। मानव प्राकृतिक वातावरण के साथ अपना अनुकूलन यानी अडेप्टेशन करता है और साथ ही वातावरण के तत्वों का रूपांतरण यानी मॉडिफिकेशन भी अपनी रुचि और आवश्यकताओं के अनुसार करता है। वातावरण समायोजन के प्रमुख पहलुओं और उनकी प्रक्रिया को चार्ट के द्वारा दर्शाया गया है, जिसमें वातावरण समायोजन को दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला है अनुकूलन और दूसरा है रूपांतरण। अनुकूलन के अंतर्गत आंतरिक अनुकूलन और बाह्य अनुकूलन आता है। इसी में आंतरिक अनुकूलन के अंतर्गत स्वेच्छा से और अनिच्छा से दो कारक हैं। रूपांतरण के अंतर्गत प्राकृतिक वातावरण का रूपांतरण और सांस्कृतिक वातावरण का रूपांतरण मुख्य रूप से आता है। अब हम अनुकूलन की बात करें तो प्राकृतिक वातावरण में उसको अपने अनुकूल परिवर्तित कर लेने को अनुकूलन कहते हैं। इसे स्व परिवर्तन भी कहते हैं। प्रोफेसर एंडरसन के अनुसार वातावरण द्वारा उत्पन्न परिस्थितियों का सामना करने के लिए शरीर में जो प्राकृतिक संशोधन होता है उसे अनुकूलन कहते हैं। जैसे हिमालय प्रदेश के हिमाच्छादन और उबड़ खाबड़पन को दूर करने की बजाय मानव स्वयं उसके अनुकूल क्रियाएं करने लगा। टुंड्रा प्रदेशों में बर्फ के मकान और जानवरों की खालों के वृक्ष तथा रेगिस्तानी प्रदेशों में लंबे चोगे और ऊंट की सवारी अनुकूलन के ही उदाहरण हैं। इसी भांति जब एक देश का मानव दूसरे देश में निवास की दृष्टि से जाता है, तो वह वहां के वातावरण में अनेक प्रतिक्रियाएं संपन्न करता है। उदाहरण के रूप में कोई अमेरिकी परिवार राजस्थान के पश्चिमी भाग में आकर अपने आप को वातावरण के अनुकूल बनाने हेतु भारतीय भाषा और राजस्थानी भाषा को बोलने और समझने के लिए यहाँ की भाषा के शब्दों को सीखता है और खान पान की नई विधियों को भी अपनाता है तथा भोजन के कुछ विशेष व्यंजनों में भी अपनी रुचियां जागृत करता है। राजस्थानी लोगों के बीच सामंजस्य स्थापित करने हेतु यहाँ के रहन सहन के तरीके, अभिवादन, नमस्कार आदि के तरीकों को अपनाता है और वे सभी कार्य अमेरिकी परिवार का राजस्थान के वातावरण के साथ स्वेच्छा आंतरिक अनुकूलन कहलाएंगे। इस अमेरिकी परिवार की कई पीढ़ियां जब राजस्थान में निवास कर लेने के बाद उनकी संतति की त्वचा के रंग में
परिवर्तन होगा। इस प्रकार शारीरिक चर्म में धीरे धीरे श्याम कण बनने की क्रिया इस परिवार का अनैच्छिक आंतरिक अनुकूलन होगा, यानी इनवॉलेंट्री इंट्रिंसिक एडेप्टेशन कहलाएगा, जिसे प्राकृतिक अनुकूलन भी कहा जाता है। अमरीकी परिवार ने राजस्थानी और मारवाड़ी समाज में अपने मेल ठीक से बैठाने के लिए राजस्थानी वेशभूषा का भी कुछ अंश अपनाया है। इसे बाह्य अनुकूलन या एक्सट्रिंसिक अडेप्टेशन कहते हैं। दूसरा है रूपांतरण। जलवायु की कठोरता से बचने के लिए अमरीकी परिवार ने मकान को वातानुकूल बनाया है और रेफ्रिजरेटरों तथा छातों का प्रयोग किया है, तो यह कार्य वातावरण का रूपांतरण कहलाता है। जिन प्रदेशों में मानव वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्षेत्रों में प्रगति कर गए हैं, वे प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण में काट छांट अपने सुविधानुसार परिवर्तन कर लेते हैं, तो उसे रूपांतरण कहते हैं। उदाहरण के रूप में गर्मी से बचाव के लिए वातानुकूलित कमरे और मशीनों का प्रयोग। विश्व के अनेक भागों में मानव ने कृषि के लिए जंगल काटे, निवास के लिए समुद्र पाट दिए और तकनीकी में महत्वपूर्ण विकास कर प्राकृतिक वातावरण को बदलकर अपने उपयोग हेतु बना लिया। परंतु सांस्कृतिक वातावरण में रूपांतरण रहन सहन के ढंग एवं जीवन स्तर को अधिक प्रभावित करते हैं। वातावरण समायोजन के सिद्धांत के अनुसार मनुष्य एक भौगोलिक कारक है जिसकी केंद्रीय स्थिति है। वातावरण के अनुसार अपना तथा अपने कार्यों और क्रियाओं का वह अनुकूलन करता है तथा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपनी शक्ति और रुचि के अनुसार वातावरण में परिवर्तन करता है। टुंड्रा प्रदेश में लोग खाल तथा समूर के वस्त्र पहनते हैं। सील एवं रेंडियर के शिकार से प्राप्त कच्चे मांस से पेट भरते हैं, उनकी हड्डियों से गृह निर्माण करते हैं। उसी प्रकार भूमध्य रेखीय वनों में निवास करने वाले लोग अल्प वस्त्र धारण करते हैं, पत्तों, जड़ों, फूलों और कीड़े मकोड़ों को भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। कृषि के लिए अनुकूल परिस्थितियों के अभाव में कृषि कार्य की और रुझान न होना आदि सभी बातें वातावरण समायोजन में अनुकूलन का ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत करती है। मानव एवं वातावरण में समूह का अध्ययन ही महत्वपूर्ण होता है, अतः वातावरण समायोजन में ही सामूहिक अध्ययन की आवश्यकता होती है। भूमध्य रेखीय वनों, शीतोष्ण घास मैदान प्रदेश तथा शीत कटिबंधीय टुंड्रा के मानव समूह अपने अपने ढंग से वातावरण के साथ अनुकूलन एवं रूपांतरण करते हैं। परंतु ऐसा देखा गया है कि मानव समूह वातावरण अनुकूलन में विश्वास करते हैं। वे अभी भी अविकसित एवं पिछड़े हैं तथा वातावरण रूपांतरण में लगे हुए लोग प्राकृतिक संसाधनों का अधिकाधिक उपयोग करके विकसित हो गए हैं तथा सदैव अपनी आवश्यकता, रुचि एवं सामर्थ्य के अनुसार वातावरण में रूपांतरण करने में संलग्न रहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार मानव अपनी केंद्रीय स्थिति के साथ एक भौगोलिक कारक है जो वातावरण के अनुसार अपने तथा अपने कार्यों और क्रियाओं का अनुकूलन करता है तथा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपने सामर्थ्य,